हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स प्लस। आज बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम बच्चे मैंने आपको दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट बताई थी, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बताई थी, उसके पूरे आपको वे बताए थे, प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल हमने सब डिस्कस किए थे। आज हम करने जा रहे हैं आपके दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो प्लस टू के अंदर बच्चे मैथ में भी ये टॉपिक आता है वेक्टर्स का। तो लीजिए शुरू करते हैं आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम क्या है बच्चे, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आज का बच्चे हमारा आर्टिकल रहेगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होती हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, मान लीजिए दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को आपने ऐसे लिखना है, रीड कैसे करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चे आपने ऐसे मेंशन करना है, ये होती है दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। रीड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होती है। द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर, जिसका जो किसके बराबर होगी, जो इक्वल टू होती है, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। क्योंकि ये इन दोनों की प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन कैप से। ठीक है, तो डायरेक्शन एन कैप से आपकी रिप्रेजेंट होती है। डन। तो दोबारा बताते हैं, आपके दो वेक्टर मान लीजिए ए और बी। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखना है, द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर होती है, जिस जो कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल टू होती है, उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो भी एंगल होगा उसका साइन थीटा। डायरेक्शन क्या है, एन कैप है। एन कैप क्या है बच्चे, यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर की, मतलब ए क्रॉस बी करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन को एन कैप दिखाएगा। इस एन कैप की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो रूल यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है बच्चे जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो अपने राइट हैंड का थंब रूल का यूज कर सकते हैं। जैसे एक बोर्ड मान लीजिए, ठीक है, एक बोर्ड मानिए जिसके ऊपर दो वेक्टर लगे हुए हैं ए और बी। बोर्ड है नहीं है, बोर्ड के ऊपर बचे दो वेक्टर, मतलब ये दोनों सेम प्लेन में लगे हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में इस वेक्टर को ए, इसको बी, इनके बीच में ए से बी की तरफ अगर आप मूव करेंगे, अगर मैं ए वेक्टर को बी की तरफ लाऊंगा तो इनके बीच में जो टोटल एंगल है वो थीटा है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। जैसे देखिए बच्चे ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड को ऐसे कर लीजिए। देखिए अगर ये है, ये वाली साइड, ये वाली साइड ए वेक्टर है, ये बी है, तो ये उन दोनों का रिजल्टेंट सी, थंब मेरा रिजल्टेंट है। तो अगर ए बी की तरफ लाऊंगा तो आपकी थंब की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड आ रही है। तो इस तरह दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी उसका रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए एक्स में है, ये वाई में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड होगी, श्योर है। ठीक है, तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आता है उनकी डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। एक तो आप राइट हैंड थंब रूल से, दूसरा आप राइट हैंड स्क्रू रूल से भी इसको निकाल सकते हैं। अब राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे, आप सभी ने स्क्रू देखा होगा, ये स्क्रू का प्लेनर पार्ट होता है। मान लीजिए इसके ऊपर दो वेक्टर लग रहे हैं ए और बी, ठीक, ए और बी लग रहे हैं, और ये स्क्रू का ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट है ये वो है। अगर बच्चे मैं ए से बी, जैसे देखिए स्क्रू को ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता हूँ, ए से बी, अगर मैं ए से बी तक ऐसे रोटेट कर रहा हूँ और मान लीजिए इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, ए को रोटेट करते हुए बी की तरफ लाऊंगा, तो स्क्रू आपका एडवांसमेंट में ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, ऐसे ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो इनसे जो क्रॉस प्रोडक्ट करके, वेक्टर प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू एडवांसमेंट में जा रहा था वो उसकी डायरेक्शन होगी। देखिए अगर मैं ए को बी की तरफ लाऊंगा तो आपका स्क्रू एडवांस ऊपर जाएगा, और अगर मैं रिवर्ट करता हूँ, अपोजिट करता हूँ, तो ये नीचे भी आ सकता है। तो आपके सी वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। ये भी हो सकता है वो अपवर्ड हो, ये भी हो सकता है डाउनवर्ड। अगर आपका भी स्क्रू एडवांसमेंट में ऊपर जाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन होगी, और अगर मैं अपोजिट ऑर्डर में, जैसे मैं इसे अपोजिट, ठीक है सॉरी बच्चे, अगर मैं इसे अपोजिट ऐसे रोटेट करना शुरू करूँ, मतलब बी को ऐसे रोटेट करना शुरू करूँ, तो इसकी डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है। बट ये श्योर है, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब बात करते हैं फ्यू एग्जांपल जिसके अंदर वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज करते हो। जिसमें फर्स्ट है, ये है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पहले आर आता है फिर फोर्स, मतलब डिस्टेंस पहले होता है फोर्स बाद में लगता है। तो टॉर्क एग्जांपल हो गया। एल है एंगुलर मोमेंटम, जो कि होती है आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम। तीसरा एग्जांपल दिया लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आर वेक्टर
ठीक है, लीनियर आर वेक्टर इनटू ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर ये है लीनियर वेलोसिटी और जब बॉडी रोटेट करती है ये है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल थे, और भी एग्जाम्पल है, बस इनफ है, 3 एग्जाम्पल यहाँ दिए मैंने। चलिए शुरू करते हैं वेक्टर को समझना, डिटेल में समझिए वेक्टर को। सबसे पहला टॉपिक आपके वेक्टर के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली आपका क्या मीनिंग होता है किसका, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, उसके लिए बच्चे मैं एक पैरेललोग्राम, लेट अस कंसीडर ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम मान लीजिए। एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, याद है ना, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से शो कर दीजिए। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक है, कर दिया आपने। इन दोनों के बीच में एंगल मान लीजिएगा थीटा का, इन दोनों के बीच में एंगल क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। मान लिया, बस यहीं तक अभी मानी। चलिए मैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस ले लेता हूँ। मॉडुलस का मतलब सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की नहीं कर रहा। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ए पी, इस फिगर में ए पी किसके बराबर है, ओ पी के बराबर है, सॉरी ए किसके बराबर है, ओ पी के बराबर है, पी किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर है, साइन थीटा साथ में लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, क्यू पॉइंट से, एक तो आप क्यू को पी पॉइंट से इस डायगोनल से मीट कर दीजिए, और आल्सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दीजिए। इस पॉइंट को नाम दे दीजिएगा एन से। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रही है बच्चे, ये ट्रायंगल आप सभी को दिख रही होगी। इस ट्रायंगल में से क्या मैं क्यू एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्यू एन की वैल्यू निकालें। ठीक है जी, इस ट्रायंगल में से आपने क्यू एन की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल दिख रहा है, एंगल क्या होता है, साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा निकाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर है क्यू एन, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे मेरा, ओ क्यू है। तो ओ क्यू एन किसके बराबर होगा, ओ क्यू साइन थीटा। इसका मतलब इस इक्वेशन में ओ क्यू साइन थीटा था, उसे मैं क्यू एन भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसी फॉर्मूले में ए क्रॉस बी के मॉडुलस में ओ पी ऐसे कैसे लिखिए, और सारी की जगह हम क्या लिख देते हैं, क्यू एन लिख देते हैं। लिख लिया। ओपी क्या था, ओपी था इस पैरेललोग्राम का बेस, और क्यू एन क्या है, उसका परपेंडिकुलर हाइट है। तो बेस इनटू हाइट किसके बराबर होता है, ये होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जो भी आपने पैरेललोग्राम बनाई थी ओपी क्यू आर एस। तो इस तरह हमने आपका प्रूव कर दिया कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। न्यूमेरिकल करते हुए याद रखना। ठीक है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है बच्चे, एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम के बराबर होता है। दूसरा, आपके इस पैरेललोग्राम में देखिए दो ट्रायंगल भी बन रही है, इस डायगोनल से दो आपकी ट्रायंगल बन गई। इसका मतलब अगर मैं इसको हाफ कर दूं, पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दूं, तो किसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये जो भी रिजल्ट आया था इसे हाफ कर दीजिए। तो इस तरह हम इस, अगर मुझे दो वेक्टर दे रखे हों तो उनका मैग्नीट्यूड निकालिए, उससे पैरेललोग्राम का एरिया हो, या अगर उसके रिजल्ट को हाफ कर देंगे तो एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकालने के आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जरा एरिया कैसे निकालते हैं। अगर आपके दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से शो किया जाएं, तो इसका एरिया ए वेक्टर और बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर होगा, वो हम बता चुके। अगर एक ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल दिख रही है ये वाली ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड ए और बी वेक्टर को शो करें, तो उसका एरिया किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होगा। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। ये तीसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए एक पैरेललोग्राम के, एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। अगर आपके दो वेक्टर ए और बी हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल को शो करें, तो उनका एरिया 1/2 ए क्रॉस बी के बराबर होता है। याद रखना, न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ अगर आपको डायगोनल, मान लीजिए D1 वेक्टर दे रखा हो, D2 वेक्टर, दो डायगोनल के वेक्टर दे रखे हो और एरिया पूछे, तो उस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हुए ये आपका रिजल्ट याद रखना है आपने। चलिए अब क्या है, इनसे रिगार्डिंग, मतलब वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो डिस्कस करते हैं। मेरा अगला टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें से फर्स्ट है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट नॉन कॉम्यूटेटिव होती है। हमने सब में भी, सब्ट्रैक्शन में भी इसके ऊपर बात की है। आपकी डॉट प्रोडक्ट में भी की थी। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, नॉन कॉम्यूटेटिव होती है। इसका मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कभी बराबर नहीं होते। चाहे इनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तब भी ये बराबर नहीं होंगे, बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो कभी भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगी। दूसरा, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो ए इन दोनों को आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी ए क्रॉस बी लिख सकते हो, ए क्रॉस सी लिख सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप बी और सी को आप रिवर्ट करके, क्योंकि ये आपकी कॉम्यूटेटिव होती है, आप रिवर्ट करके लिख दें, ऐसा नहीं। ठीक है, ऑर्डरली ही आप अगर चलें तब तक ये आपकी प्रॉपर्टी ओबे होगी होगी। तीसरा, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके मॉडुलस की बात करें तो डायरेक्शन को हटा दीजिए, साइन थीटा होगा। साइन थीटा निकालना है तो ए बी को नीचे ले जाइए। तो अगर आपकी किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको एंगल निकालना हो तो एंगल क्या होगा, साइन थीटा ए क्रॉस बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। चलिए नंबर 4 स्टेप यहाँ ले चलते हैं आपको। मान लीजिए दो क्रॉस प्रोडक्ट है आपकी, किसके बराबर होती है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मान लीजिए दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। और अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो एंगल कितना होगा, 180, जैसे यहाँ दिखा है। चाहे एंगल 0 हो चाहे 180 हो, साइन 0 भी 0 होता है, 180 भी 0 होता है। इट्स मीन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आपकी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी अगर आपके दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए। तो इस प्रॉपर्टी का यूज न्यूमेरिकल करते हुए हम यूज करेंगे। अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूव करना हो, जब भी आपको दो वेक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूव करना है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के बराबर शो करना पड़ेगा। ठीक। नाउ नंबर 5 प्रॉपर्टी, मान लीजिए दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो उनका थीटा होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो आपकी ए क्रॉस बी के मॉडुलस की वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। बेटा 6 है, अगर सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा 0 रिजल्ट आएगा। ऐसा क्यों, देखिए दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर थी, इसका मैग्नीट्यूड और जो भी एंगल होगा इनके बीच में। दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट में तो किया था ना आपने, सेम को सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यही सेम प्रॉपर्टी आप यूनिट वेक्टर के ऊपर लगा दीजिए। यूनिट वेक्टर यानी एक यूनिट वेक्टर एन कैप को दूसरे एन कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, दोनों सेम है तो एंगल 0 डिग्री का 0 आएगा, यानी दो सेम यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होती है। इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री का, तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट में तो आई डॉट आई 1 था, यहाँ आई क्रॉस आई 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे एक रूल और, अगर आपके ऑर्थोगोनल, अगर आपकी प्रॉपर्टी और बताएं तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो, मतलब परपेंडिकुलर वाले, अगर मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूं, जे को के साथ करूं या के को आई के साथ करूं, तो उस केस में कैसे होगा रिजल्ट। उसके लिए आपको एक साइक्लिक ऑर्डर, इस तरह की एक साइकिल रखनी पड़ेगी जो आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ जा रही है। ठीक है, आपने इस तरह ही मूव करना है। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो किसी भी दो का क्रॉस तीसरे के बराबर ही होगा और पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक किया तो आएगा तो तीसरा ही, मतलब दो को मल्टीप्लाई करके आएगा तो तीसरा, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे आई क्रॉस जे, जरा देखिए आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा। जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी ब्रेक की, जैसे जे क्रॉस आई बताइए, जे क्रॉस आई, बीच में से के गायब कर दिया आपने, तो आंसर क्या आएगा, माइनस के आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है, याद रखिएगा। अब आई न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। न्यूमेरिकल करते हुए आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में आपको एक काम बता, चलिए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का किसके बराबर होती है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में ये होती है बच्चे मैट्रिक्स। आप प्लस 2 में जब आप करेंगे ना, मैथ के स्टूडेंट जब मैट्रिक्स करोगे तो पहली यूनिट मैट्रिक्स है, जिसके अंदर आपका दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आपकी क्या होती है, डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। मैट्रिक्स में एक वर्ड यूज करोगे डिटर्मिनेंट, क्या, डिटर्मिनेंट। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। डिटर्मिनेंट को ऐसे दो बड़ी बड़ी लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर लिखना है आपने आई जे, और यहाँ के, हर केस में सबसे पहले आई जे के, फिर पहले ए आया है तो मान लीजिए दो वेक्टर में ए और बी पहले मान लेता हूँ। ए क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सिमिलरली बी क्या है, बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। मुझे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है तो डिटरमिनेंट लगाइए, सबसे ऊपर आई जे के लिख लीजिए।
पहले ए आया है तो ए के अंदर आई के नीचे आई का जो भी कंपोनेंट है उसे आई के नीचे लिखिएगा, जे का जो कंपोनेंट है उसे जे के नीचे लिखिएगा, के का जो भी कंपोनेंट है उसे के कैप के नीचे लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिखिए ए एक्स, जे के नीचे ए वाई, यहाँ ए जेड। सिमिलरली बी के जो कंपोनेंट है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए सातवीं एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है। ए वेक्टर किसके बराबर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मुझे क्या करनी है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, डिटरमिनेंट के बराबर। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है बेटा आपने, i j और यहाँ लिखना है k। अब ए पहले आ रहा है तो ए के कंपोनेंट, आई के नीचे आई का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट कितना बचे यहाँ 2, जे का कितना है 3, के का 1, जो नहीं होता 1 ही होता है। बी के लिखिए, बी आई का 1, जे का -1, के का +2। लीजिए सबसे पहले कंपोनेंट को लिखना आपने सीख लिया। अब इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसका रिजल्ट होता है इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप, ये जो आई कैप है इसे बाहर रख लीजिए, बाहर रख लिया। आई कैप से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, एक लाइन लगा लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस लाइन को छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल को छोड़ दीजिए, वर्टिकल। तो ये 4 कंपोनेंट बचेंगे, 4 कंपोनेंट बचे। याद रखना पहले पुल पुश, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे पुल करते हैं ना, पुल इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। पहले इन दोनों को, पहले पुल फिर पुश, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आएगा ए वाई, कितना है ये ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ओके, जे वाली टर्म जो उसके बाद आई वाली टर्म होगी उसके बाद जे लिखना है, लेकिन जे वाली टर्म हमेशा नेगेटिव लिखनी है क्योंकि ये वो साइक्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर करती है। जे वाली टर्म के लिए बात करोगे तो देखिए अब मैं जे को ले रहा हूँ, उसकी वर्टिकल साइड छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल साइड छोड़ दीजिए। तो 4 कंपोनेंट, 2 ये रहे, 2 ये वाले बचेंगे। पहले पुल, इसका मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, क्या है ये ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड के बराबर, प्लस जे की बात होगी के, सिर्फ जे ही नेगेटिव होता है, के पॉजिटिव आएगा। इसकी वर्टिकल लाइन छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल छोड़ दीजिए, ये 4 कंपोनेंट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इन दोनों को लिख लीजिए, यानी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस तरह चलो करके दिखाते हैं आपको। मैंने कैसे बोला बच्चे, इन दोनों की डिटरमिनेंट अगर आपने सोल्व करनी है तो कैसे होगा। सबसे पहले आई कैप को बाहर ले लीजिएगा, ले लिया। आई कैप को बाहर लूंगा तो क्या होगा बच्चे, देखिए आई कैप को हमने सबसे पहले बाहर रखा है, उसकी हॉरिजॉन्टल साइड छोड़ दीजिए, वर्टिकल साइड छोड़ दीजिए। 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले पुल फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 इंटू 2 क्या होगा बच्चे, हाँ जी 3 इंटू 2 क्या होगा 6, ठीक है 6 हो गया। माइनस 1 को 1 से करोगे तो -1 होगा। लो जी यहाँ तक लिख लीजिए। जे की टर्म हमेशा नेगेटिव लिखनी थी। अब जरा जे को देखो, हाँ जी जे वाली टर्म कहाँ है, जे कैप वाली, ये रही जे कैप। इसकी वर्टिकल छोड़ दीजिए, इसकी हॉरिजॉन्टल छोड़ दीजिए, तो 4 कंपोनेंट ये बचे, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस ये लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 -1 प्लस के कैप। आ जाइए के कैप के ऊपर, के कैप क्या है बच्चे, ये रहा मेरा के कैप। ये वर्टिकल छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल, तो ये 4 कंपोनेंट -2, ठीक है 2 को -1 से करोगे तो -2 -3 डन। चलिए क्या आंसर आया बच्चे जरा देखो, आई कैप माइनस माइनस प्लस 6 + 1 कितना हुआ 7 हो गया, माइनस जे 4 - 1 3 हो गया, प्लस के, ठीक है ये -2 -3 -5 हो गया। तो लीजिए मेरा आंसर आ गया 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। चेक कर लें पहले, ठीक है 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, जे के लिए यहाँ लिखा तो 4 -1 हो गया, के को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो -2 -3। लीजिए इस तरह बचे हमने इसकी वैल्यू सोल्व कर लिए। तो इस तरह बचे हम इसे सोल्व करते हैं। ओके अगर मैं कहूँ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए मुझे, हाँ जी मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट करिएगा, इसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। आपको निकालने पहले मैग्नीट्यूड निकालने सिखाए हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं, वो है नंबर 10। देखो क्या है, अगर 3 वेक्टर हैं आपके ए बी और सी, अगर आपके 3 वेक्टर ए बी सी और ये कोप्लेनर हो, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में हो, अगर ये एक ही प्लेन में हो तो इनका ये जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर आएगा, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के बराबर आएगा।
कैसे? बच्चे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट डी आ गया, ठीक है। डी की डायरेक्शन क्या होगी? इनसे परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए डी आया, डी की डायरेक्शन क्या होगी? डी की डायरेक्शन तो आपकी परपेंडिकुलर होगी। पहले तो ये तीनों सेम प्लेन में थे, लेकिन डी वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होने से इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? ए बी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0। इसका मतलब अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हुए तो उनका ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 के बराबर आएगी। याद रहेगा। नंबर 11 प्रॉपर्टी, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का है। वैसे सोल्व करके आप निकाल भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इन दोनों के बीच में याद रखिएगा, ए क्रॉस बी और ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। लास्ट पॉइंट आपका बताते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल शुरू हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है? स्केलर और वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर। कभी भी ना तो कभी कोई स्केलर ना ही कोई वेक्टर किसी वेक्टर से डिवाइड होगा। तो वेक्टर को देखिए, किसी स्केलर को ना तो किसी वेक्टर से डिवाइड किया जा सकता है, ना ही एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। ये रूल के अगेंस्ट हो जाता है। तो ये रूल्स आपने ध्यान रखे तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और आपका कोई भी क्वेश्चन बचे आपका चैप्टर का रुकेगा नहीं। ढंग से इन सारी प्रॉपर्टी को बचे रीड कीजिएगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं आपके कुछ। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो आपको करवाने जा रहे हैं वो ये है। मान लीजिए तीन वेक्टर हैं बेटा, ए बी सी, तीनों की वैल्यू दे रखी है। आई की, ए वेक्टर की ये दे रखी है, बी वेक्टर ये दे रखा है, सी वेक्टर ये दे रखा है। आपको कहा गया है, मान लीजिए आपने क्या करना है, एंगल निकालना है। इन तीनों का रिजल्टेंट एक बार ऐसे कीजिए, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बीच में आपने एंगल बताना है। मान लीजिए इन सभी का रिजल्टेंट को पी का नाम दे दीजिए, इसके रिजल्ट को क्यू का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो पी डॉट क्यू क्या होता है? पी क्यू कोस थीटा होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला लगा के मैं एंगल को निकाल लूंगा। सबसे पहले मुझे इनके रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने पी किसको माना है? पी माना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिंपली ऐड ही करना है, ऐड कर लोगे। आई में हमेशा आई वाली टर्म ऐड होगी, तो ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो गया, 3i बचा। जे के अंदर जे वाली टर्म ऐड होगी, माइनस और ये +3, ये तो खत्म ही हो गया, तो जे वाली टर्म खत्म हो गई। के वाली ये आपकी -12 और ये 7, तो -5 के आ गया। तो सबसे पहले इन तीनों का रिजल्टेंट पी वेक्टर निकाल लीजिएगा। फिर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट को क्यू वेक्टर का नाम दीजिए। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है अभी भी मैंने आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना सिखाया है। डिटरमिनेंट लगाइए, सबसे ऊपर आई जे के लगाइए। ए के कंपोनेंट पहले लिखने हैं, ठीक है। ए के कंपोनेंट जरा देखिए क्या क्या है, 1 2 3, 1 2 3। फिर बी के लिखने हैं, बी के कितने हैं? -1 1 4, -1 1 4। वैसे ही सोल्व कीजिए, सोल्व करके आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है इस पी और क्यू के बीच में एंगल क्या होगा, यही मेरा क्वेश्चन था। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट से, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से इजी होता है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है पी क्यू कोस थीटा। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा बच्चे हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा, किसके बराबर आया कोस थीटा? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो पी वेक्टर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, क्यू वेक्टर ये रहा, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और डिवाइडेड इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आई के साथ आई की प्रोडक्ट होगी, 5 × 3 15 हो गया, माइनस, ठीक है। जे वाली टर्म है ही नहीं, छोड़ दीजिए उसे। के के साथ के की होगी, तो के साथ करोगे तो -15 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। लेकिन ऊपर देखने से पता लग गया आपको, ऊपर एक +15 आ रहा है, एक -15 आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। अगर कोस 0 डिग्री का आ गया तो एंगल कितने डिग्री का आया? 90 डिग्री का आया। तो इस तरह बच्चे मैंने इनके रिजल्टेंट के बीच में एंगल निकाल लिया, और वो एंगल कितने डिग्री का आया है? 90 डिग्री का एंगल आपका निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए उसे भी। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, 3i + j, के नहीं है तो के की वैल्यू 0 मानी जाएगी। बी वेक्टर है j + 2k, आई नहीं है तो आई की वैल्यू 0 मानी जाएगी। ये आपके इसके दो पार्ट आपने सोल्व करने हैं। आपने एक पार्ट करना है, मान लीजिए ये दोनों वेक्टर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को शो करें, तो उसका एरिया क्या होगा? अगर ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को शो करें तो उसका एरिया क्या होगा? याद कीजिए प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को सोल्व कर सकते हैं, हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरा बच्चे आपका दूसरा एक और भी इसके अंदर आपका दिया हुआ है
ठीक है, आपने क्या बताना है, इन दो वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा, इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो बताइए। मान लीजिए दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होती है, इसे सी मान लीजिए। ओके, वेक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो आपने एन कैप की वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर होगी, इसे नीचे ले जाइए, यानी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी ऐसे कैसे लिखिए, देखिए ए बी साइन थीटा को क्या मैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिख सकता हूँ। मॉडुलस लिखने का मतलब डायरेक्शन हट गई, एन कैप हट गया तो ये इसी के तो बराबर होता है। तो याद रखिएगा एन कैप का फॉर्मूला ये और ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ए क्रॉस बी आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल, आप फर्स्ट पार्ट से क्या करिएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लोगे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी हो जाएगी। कैसे, मैं आपको चलिए हिंट आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो डिटरमिनेंट के बराबर, सबसे ऊपर आई जे के, पहले ए आ रहा है, ए की क्या है कंपोनेंट, आई का है 3, जे का है 1, के का 0। यहाँ आई का 0, जे का 1 और के का 2। सॉल्व कीजिएगा, ए क्रॉस बी जो भी आएगी आपकी, ए क्रॉस बी ऐसे आ जाएगी। सॉल्व करके ए क्रॉस बी ए लिखेगा और जो भी फिर ए क्रॉस बी का मॉडुलस आएगा उसे यहाँ लिख लीजिएगा। सॉल्व करें, आपका आंसर निकल आएगा। कर लोगे ना। हाँ जी, सबसे पहले आई को बाहर रखना, फिर इससे मल्टीप्लाई करके माइनस ये जे की टर्म नेगेटिव होती है, फिर आपका +6 माइनस 0, वो देखो आ भी गया। के की बाहर रखेंगे तो 3 माइनस 0 3, ये देखो आ भी गया। जब इसका रूट लोगे 4 का, ये 36 प्लस 4 और 9 49 हो जाएगा, रूट करोगे तो 9 वही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन बच्चे आपको करने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ हिंट दूंगा, करना आप ही नहीं है बच्चे उसे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या क्वेश्चन है, रूट 3, ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी। रूट 3 ये इसके बराबर है और आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, देखिए रूट 3, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया बच्चे, रूट 3 ए बी कोस थीटा, और यहाँ आ गया ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कोस को नीचे ले आएगा, टेंजेंट आपका कितने डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, सीधा एंगल निकल गया, एंगल ही पूछा था। डन। तो इस तरह बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी बड़े इजीली वे में हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चे आपको दिखा रहा था कि मैं आपके क्वेश्चन क्या है बड़े इजीली सोल्व हो रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चे आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपको एक यूनिट वेक्टर दे रखा है एन कैप, जो क्या है आई कैप प्लस बी जे कैप, ये परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो एक यूनिट वेक्टर है जो इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपने क्या बताना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से कीजिएगा। तो मैंने क्या कहा है बच्चे, एक यूनिट वेक्टर है जो इसके बराबर है, आपके एक यूनिट वेक्टर जो इसके बराबर है, ये आपके इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है। चलिए सबसे पहले इस वेक्टर को आप क्या मान लीजिए, इस वेक्टर को आप मान लीजिए ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा आई प्लस जे के बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे इसका यूनिट वेक्टर भी बना दीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हो गया आई प्लस जे, ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट 2। आपको क्वेश्चन में ये बता दिया था कि ये इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, यूनिट वेक्टर हमेशा इसी की डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब अगर यूनिट वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है तो इसके यूनिट वेक्टर से भी परपेंडिकुलर जरूर होगा ही होगा। अगर यूनिट वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा तो मैं लिख सकता हूँ ए कैप और एन कैप, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा 0 के बराबर होती है। तो ए कैप की जगह मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ, क्या है बेटा, आई प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर। और अगर मैं एन कैप के लिए बात करूँ तो एन कैप की वैल्यू कितनी थी, एन कैप की थी ए प्लस बी जे कैप के बराबर, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आएगा बेटे, 0 के बराबर आएगा। ये इक्वल टू 0 आया, आई के साथ आई की डॉट प्रोडक्ट हो सकती है तो मेरे पास आ जाएगा ए बाय रूट 2, प्लस बी जे के साथ जे वाली हो सकती है तो ये आ जाएगा बी बाय रूट 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 0 के बराबर आया। दिस वन इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, दूसरा आपको ये भी तो एक यूनिट वेक्टर दे रखा था, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट कंपोनेंट का स्क्वायर
और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 के बराबर, क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर इक्वल टू 1। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दो इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कर लोगे ना, यहाँ से a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी। इसके अंदर पुट कर देना, ठीक है, b की वैल्यू निकल आएगी। ये देखिए a इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस बी का स्केयर प्लस b का स्केयर इक्वल टू 1। यहाँ आ गया b का स्केयर प्लस b का स्केयर 2b का स्केयर इक्वल टू 1, तो b स्केयर इक्वल टू 1/2। तो b की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, 1/√2 के बराबर आ गई। लीजिए इस तरह बच्चे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। एक तो आपकी ये वैल्यू आएगी, इसी तरह बच्चे में p की वैल्यू को, p स्केयर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए 1/2, 1/2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इस तरह आप उसकी और इसकी दोनों की वैल्यू को आप बच्चे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी देखिए a की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ b है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 1/2 है। तो इस तरह आप a और b की वैल्यू बड़े सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जरूर देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चे आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। लीजिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, व्हाट इज द कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3i प्लस 4j अलोंग i प्लस j कैप। आपको बताना है इस वेक्टर का क्या कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन होगा। ऐसा सा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर इस एक वेक्टर को a का नाम दे दीजिए, दूसरे वेक्टर को b का नाम दे दीजिए। अल्टीमेटली पहले तो देखिए करना क्या है। मान लीजिए ये है मेरा वेक्टर a, ये है मेरा वेक्टर b, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का मान लीजिए। मुझे निकालना है कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। ये लीजिए a का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, a कोस थीटा। और b की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन करता है b कैप। इसका मतलब मेरा a का कंपोनेंट, a वेक्टर का जो भी कंपोनेंट b की इस b वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, a कोस थीटा। और डायरेक्शन कौन सी लेनी है, b कैप। मुझे अल्टीमेटली ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अल्टीमेटली ये निकालना है। सबसे पहले मैं a का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ। हाँ जी, a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, कंपोनेंट कीजिए, उससे रूट लीजिए, कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चे। अगर मैं इसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो क्या रिजल्ट क्या आएगा बच्चे। अल्टीमेटली देखिए ये आया 9 + 16, कितना हुआ बच्चे, 9 + 16 अगर मैं करूँ तो ये हुआ बच्चे मेरा 5 के इक्विवेलेंट, ठीक है जी। ओके, अच्छा मैं इसे और आगे भी सोल्व कर लूँ क्योंकि मैंने इस रिजल्ट को बताया था, देखते हैं उसमें कहीं इनकी जरूरत ही ना पड़ती हो। ए को बाहर रख लीजिए, कोस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर की कोस प्रोडक्ट क्या होती है बेटे, ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी इंटू बी कैप के बराबर, ठीक है। इंटू क्या है, बी कैप के बराबर है। ए से ए तो कैंसिल ही हो गया, लीजिए मुझे ए इसका चाहिए नहीं था। अब क्या है, सिर्फ मुझे इन दोनों के पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लोगे, आई के साथ आई की हो सकती है तो 3, जे के साथ जे की हो सकती है 4, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आएगी 7 के बराबर। बी का मैग्नीट्यूड पूछूं तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 तो √2 हो गया। और अगर बी कैप की वैल्यू निकालनी हो तो बी कैप किसके बराबर है बच्चे, बी कैप होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर था आई प्लस जे कैप और मैग्नीट्यूड था √2, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दो, हाँ जी, तो मेरा आंसर निकल आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चे, सबसे पहले तो ए डॉट बी वेक्टर पुट करना है, मतलब मुझे निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी और इसके साथ बी कैप की मल्टीप्लाइजेशन करनी है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट तो 7 के बराबर मैं सोल्व कर चुका हूँ। बी आया था √2 आया था, ठीक है, बी कितना आया था √2 और बी कैप की वैल्यू है आई प्लस जे और डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई हुआ 7/2 आई कैप प्लस जे। ये लीजिए मैंने इस कंपोनेंट का वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सोल्व कर दिया। आसान था ना। तो इस तरह बच्चे हम क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को बड़े इजीली, अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाते हैं। तो लीजिए मैंने इसी के साथ बच्चे आपका वेक्टर के पूरी डिटेल करवाई है, इसके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में बच्चे इतना ही था, थैंक यू।